स्वागत है। सबसे पहले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। प्रतियोगिता कुछ मर्दिनी सीरीज को प्रस्तुत किया जा रहा है। एकलव्य कैसे प्रतियोगिता में अर्जुन को हरा पाएगा, इसका मूल मंत्र दिया जाएगा। आईएएस, पीसीएस, पीसीएसजे इत्यादि प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के लिए आधे परिश्रम में लक्ष्य की प्राप्ति का गुरु मंत्र बताया जाएगा। कैसे सुनियोजित तैयारी हो, इस विषय पर अपना अनुभव व्यक्त करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे गुरुदेव आदरणीय श्री सुब्रत त्रिपाठी सर। आप पूर्व पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, वर्तमान में एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है। उपस्थित साथियों की तरफ से सर को सादर प्रणाम और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुजी निवेदन करेंगे आज के विषय पर अपना अनुभव और मार्गदर्शन प्रदान करें। स्वागत है गुरुजी। समस्त उपस्थित बंधुओं को एवं जो आज नव वर्ष की व्यस्तता के कारण उपलब्ध नहीं, उन सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, नव वर्ष की शुभकामनाएं एवं यथोचित आपको, आपके पूरे परिवार को मंगल कामनाएं और सबको यथोचित मेरा प्रणाम एवं आशीर्वाद। आज हम दूसरे पहलू चलते हैं। पहला पहलू था कि गुरुदक्षिणा कोचिंग क्यों नाम रखा गया, क्योंकि तमाम लेक्चर सीरीज में जो कि किसी कंपटीशन या अन्य किसी उद्देश्य से होती है, उनमें कुछ लोगों ने ऑनलाइन प्रारंभ कर रखा है, कुछ लोगों ने उसमें कोई शुल्क ले रखा है। इसमें एक नए पैसे का शुल्क है न होने की संभावना है। यह केवल यथाशक्ति, यथामति, यथा बुद्धि जैसी भगवान ने समय समय पर प्रतिबार पूछती है, जैसा वे ज्ञान का प्रकाशन करना चाहे। एक तरह से ये किसी भी प्रकार के वंचितों और पीड़ितों के लिए यह ज्ञान दान है। इसकी अदायगी का एक ही रास्ता है, गुरुदक्षिणा ही है कि जब वे कभी शक्ति में हो तो गरीब एवं पीड़ित लोगों के प्रति न्याय कर सके, उनके प्रति सौहार्द एवं ममतापूर्ण भाषा में बात कर सके और अपने से कमजोर लोगों के आगे बढ़ने के लिए जिस रूप में जब जैसी उनकी क्षमता हो वे सहयोगी बन सके, यही हमारी गुरुदक्षिणा है। जिनको इससे कुछ भी लाभ महसूस हुआ हो, हाँ, अब आगे जो तीसरा प्रकरण रखा गया एकलव्य का, एकलव्य सदा था, सदा है और जो भी व्यवस्था रहेगी बनेगी, उसमें किसी न किसी को एकलव्य बनना पड़ेगा। उसको जितना कम से कम किया जा सके उतना ही हमारे आपके समाज की सफलता है। उसमें जो भी हम योगदान दे सके वही हमारा योगदान है। एकलव्य किसी जाति या व्यक्ति या क्षेत्र का सूचक नहीं है, वो हर व्यक्ति एकलव्य है जो सुविधाओं से वंचित होने के कारण उसके हक को कोई दूसरा छीन ले रहा है। जैसा कि आपने देखा, एक विशिष्ट व्यक्ति का इस्तीफा हुआ, एक ऐसी लड़की कैसे किन परिस्थितियों में सिलेक्शन ले लिया जब एक का उद्घाटित हुआ, तो ऐसे कई प्रकरण बराबर होते रहे होंगे जो कि कहीं उद्घाटित नहीं हो पाए होंगे। ऐसे प्रभावशाली लोगों से जो जगहें बचती हैं उन्हीं में धींगा मुश्ती
एकलव्य को करनी पड़ती है, कटे हुए अंगूठे के बावजूद उसको बाएं हाथ के अंगूठे से तीर का अभ्यास करना पड़ता है। कदाचित यह पात्र केवल बदल जाते हैं। हर युग और हर समाज के नित्य यही है, जो दुर्भाग्यवश थोड़ में पिछड़ गया, एक ही जाति में, एक ही धर्म में जो पिछड़ गए, उनका हक जो उसी में अगड़ा होता है मान लेता है। आर्थिक आधार पर जब आरक्षण की अवधारणा भी की गई तो जनरल कास्ट में ही मंत्रियों के परिवार के लोग आर्थिक रूप से निर्बल क्लास का सर्टिफिकेट ले आए। आपको सुन के यह ताज्जुब होगा कि जिस आरक्षण के लिए सड़क पर पक्ष और विपक्ष में इतने तर्क और लड़ाई आप देखे होंगे, शायद आपका दिमाग इस तथ्य को न घुमा हो। ये डीप फैक्ट हो, जितना दिखाई देता है उतना आरक्षण नहीं है। जब मंत्री के परिवार के लोग आर्थिक रूप से निर्बल वर्ग का सर्टिफिकेट पा सकते हैं, तो आप भी देख रहे होंगे कि आपके गांव में कार, कोठी, बंगले वाले लोग, बड़े बड़े फार्म और ट्रैक्टर वाले लोग किस तरह से गरीबों का सर्टिफिकेट लेके उनका गेहूं और चावल जो सरकार दे रही है वह तक कैसे ले रहे हैं। इस पर घोषणा भी हुई, उनसे बरामदगी होगी, मुकदमे होंगे, लेकिन शासन की भी अपनी मजबूरियां होती हैं, वोट बैंक की मजबूरियां होती हैं। किसी पर कदाचित ऐसा न हो पाया। इसी तरह से हमने बहुत पहले जो पत्रावलियां खोली उनमें पात्रों का नाम मैंने लेना था, क्योंकि आचार संहिता के विरुद्ध है कि किसी चीज को सार्वजनिक की जाए, लेकिन एक नीतिगत बात कह रहा हूँ। औरों की भी खोली हुई पत्रावलियों में देखा है। आप बताइए, जांच की गई। याद कीजिए, मायावती जी के जमाने में एक बड़ी लंबी चौड़ी जांच हुई थी, जिसमें 23 आईपीएस अफसरों को दोषी पाया गया था, उन पर मुकदमे लादे गए थे। लेकिन क्या किसी नहीं दिक्कत। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आवाज आ रही है। हाँ आवाज आ लेकिन क्या आवाज आ रही है गुरु जी। लेकिन जिन 23 अधिकारियों पर मुकदमा कायम हुआ था, क्या किसी एक पर भी कोई कार्रवाई हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है गुरु जी। आवाज आ रही है। क्या किसी एक पर भी निर्णायक कार्रवाई होती है? आपने देखा? आप पूछे कैसे बन जाते हैं टाइटल्स? एक रखने से कोई रोक नहीं सकता है।
चाहिए भी नहीं। जो टाइटल कोई चाहे वो यूज करे, ये भी उसका अधिकार है। अब मुझे बताइए कि दूर से देखने पर कैसे कोई पहचान में आएगा? फतेह बहादुर सिंह कैबिनेट मंत्री थे, वीर बहादुर सिंह जी के पुत्र थे, क्षत्रिय थे। कुंवर फतेह बहादुर सिंह जी IAS थे, अनुसूचित जाति थे। शीला गौतम अलीगढ़ से सांसद रहे हैं कई बार, ब्राह्मण थे। संगप्री गौतम अनुसूचित जाति के थे। अब गौतम या सिंह की टाइटल से आप कैसे पहचानेंगे? जिस गौतम को, जिस सिंह को सक्षम अधिकारी जिस जात का बनाना चाहेगा, उचित पूछ लेकर के इसे उस जात का बनाते हैं। ऐसे कई प्रकरण सामने आए हैं जिसमें छोटे इतने होते होंगे भगवान। राजपत्रित अधिकारियों तक के कॉलम में जनरल और OBC के लोग अनुसूचित कोटे में प्रवेश करें। आप कभी कभी इस बात पर ताज्जुब करते होंगे कि किसी पर्टिकुलर बड़े नेता के बेल्ट में अन्य क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों से मोर्चा खोलने के बावजूद जो उनके एरिया में विशेष रूप से उनकी 2/3 पोस्टिंग से ऊपर हो जाती है। जो लोग कभी झटके में निलंबित किए गए, उनको बहाल करने के लिए उनसे पहले 1-2 काम करवाए जाते हैं और फिर कई काम करवाए जाते हैं। हेलो, हाँ गुरुजी, आवाज डबल आ रही है। हाँ गुरुजी, आवाज डबल आ रही है, एक बार फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा। हाँ, रिमोट पर फिर से ज्वाइन कीजिएगा। हाँ, एक सेकंड गुरुजी। गुरुजी डबल आवाज आ रही थी, पुनः ज्वाइन करेंगे तब आवाज सही होगी। सब्जी गरम करो। गरम हो रहा है। कपड़ा भी नहीं है, कपड़ा कहाँ मिलेगा? गुरुजी फिर से ज्वाइन कर रहे हैं, एक से पीछे। हाँ गुरुजी, अब आवाज आएगी। आवाज म्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए गुरुजी। अभी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अब आवाज आ रही है गुरुजी। तो मैंने आपसे कह रहा था 23 अधिकारी जो दोषी पाए गए, उनमें से एक के विरुद्ध भी कार्रवाई, और जिन पर मुकदमा कायम हुआ करते, ऐसे हल्के फुल्के में किसी IPS अफसर पर मुकदमा नहीं कायम हुआ होगा, और 23 IPS अधिकारियों पर अगर मुकदमा कायम हुआ होगा तो एक में धोखे से कायम हो गया हो, सब के सब में धोखे से नहीं कायम हुआ होगा।
लेकिन सारे के सारे मुकदमे अगर देखे जाए तो एक भी अपने तार्किक परिणति तक नहीं पहुंचा। पैसे के बल पर, गलत जात प्रमाण पत्र के बल पर, गलत गरीबी अमीरी के सर्टिफिकेट के बल पर अगर कोई दूसरे का हक छीन के खा जाता है तो यही तो एकलव्य बनाना और क्या है। फिर भी जहां तक प्रयास है, यह कोशिश की जा रही है कि जितनी नौकरियां इस प्रकोप से बाहर बच जा रही हैं, उनमें किसी भी समाज के किसी भी गरीब आदमी को जिसे कोई संसाधन उपलब्ध न सके, इसमें उसे ऐसा मार्गदर्शन दिया जाएगा हेलो। हाँ 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 जी। आवाज आ रही गुरु जी? इसमें उसे ऐसा मार्गदर्शन दिया जाएगा कि वह अर्जुन का मुकाबला कर सके। शैलेश, हेलो शैलेश, सुन पा रहे हो? गुरु जी पता नहीं कैसे लेफ्ट हो जा रहा है। ये संसद गुरु जी दोबारा ज्वाइन करेंगे। नहीं, उनके मोबाइल पे किसी का कॉल आने लग रहा है, इसलिए वो कट जा रहा है। हाँ हाँ ओ बीएन पांडे, हाँ हाँ बोलिए। हम करे अगर गुरु जी कुछ पूछा करे तो बीच में तुरंत रिस्पांस किया कीजिए। हाँ एकदम एकदम। हाँ हाँ गुरु जी, माइक अनम्यूट कीजिए गुरु जी। हाँ अभी आवाज आवाज नहीं आ रही गुरु जी। अब हाँ अब आवाज आ रही गुरु जी। इससे जो लोग किसी भी कारण से अपने को आर्थिक रूप से निर्भर पा रहे हैं, वे इसका सहारा ले सकते हैं, और जो सबल पा रहे हों वे भी अगर चाहें, उन्हें अपने लिए उपयोगी लगे तो तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए वे देख सकते हैं, और उपयोगी लेने पर वे भी उसका सहयोग ले सकते हैं। ये धूप हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, गरीब अमीर सबके लिए होती है। अब दूसरी बात की व्याख्या पा रहा हूं। प्रतियोगिता कुछ मर्दनी क्यों कहा गया? लोग कहते हैं कि कंपटीशन की तैयारी करने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, खेल कूद कुश्ती की तैयारी में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। किसी भी कंपटीशन में चाहे और जिस क्षेत्र में कंपटीशन लोग कहते हैं बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ये लोगों का एक भ्रम है। संस्कृत साहित्य में, संस्कृत लिटरेचर में, संस्कृत भाषा में सबसे कॉम्प्लिकेटेड विषय माना गया है, उलझा हुआ विषय, व्याकरण। किसी भी व्याकरण भाषा में व्याकरण जो है सबसे नीरस और उलझाऊ चीज माना जाता है। इसमें सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ संस्कृत के व्याकरण का अष्टाध्यायी की जो की व्याख्या है, उसके सूत्रों की, उसको सबसे बड़ा भारी भरकम ग्रंथ माना गया। उसकी एक मनोरमा टीका की गई, वह भी जब आम आदमियों की समझ के बाहर हो गई और लोगों का उबाऊपन नहीं कम हुआ, तो संस्कृत के एक प्रसिद्ध विद्वान ने लिखा
मनोरमा कुछ मर्दनी। उनका भावार्थ यह था कि जैसे प्रेमिका से वार्तालाप करने में, उसके साथ घूमने टहलने में, पति के साथ, प्रेमिका के साथ या अन्य किसी के साथ अभिसार में जो आनंद आता है, वही आनंद हम ऐसी भाषा में, ऐसी शैली में प्रस्तुत करेंगे कि व्याकरण में भी आने लगे। इस आधार पर उन्होंने मनोरमा कुछ मर्दनी नाम रखा। उसी तरह कंपटीशन की तैयारी को एक नीरस विषय मान लिया गया है, एक मेहनत की चीज मान ली गई है, तो इसका नाम रखा गया उसके अनुकरण में प्रतियोगिता कुछ मर्दनी। जैसे शराब पीने वाले को शराब में रुचि लेने लगती है, जुआ खेलने वाले को जुआ में रुचि लेने लगती है, वैसे ही विषय का प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि सुनने वाले को वो उबाऊ और नीरस न लगे। हम आपसे कुछ वार्तालाप कर रहे हैं, अगर ये उबाऊ और नीरस लगता है तो ये आपकी कमी नहीं है, ये कमी हमारी है। हमें उसे दूर करना पड़ेगा। जो भी प्रस्तुत कर रहा है, अगर उसकी प्रस्तुति में कोई ऊब रहा है, कोई ऊँग रहा है, कोई पछता रहा है कहाँ फंस गए, तो यह उस व्यक्ति की कमी नहीं है। यह किसकी कमी है? यह प्रस्तुत करने वाले की कमी है। शिक्षण का ढंग ऐसा होना चाहिए कि पढ़ने वाले को उसमें रस आवे। जो घूमने टहलने, प्रेम वार्तालाप करने में, शराबी को शराब पीने में, जुआरी को जुआ खेलने में, जैसे कोई डंडा लेके दौड़ाना डंडा लेके नहीं पड़ता, ऐसा करो, बल्कि आवाज ब्रेक हो गई गुरुजी। कोई कॉल आ गई होगी, इससे डिस्टर्ब हो जाता है पूरा सिस्टम। जिसमें ये मैगी हाँ गुरुजी, बस अभी आवाज नहीं आ रही गुरुजी, अनम्यूट कीजिए। हाँ कोई बात नहीं बनाई तो फिर आवाज नहीं आ रही गुरुजी। रो रहे हैं। आई अब? हाँ गुरुजी, अब आवाज आ रही गुरुजी। असल में न्यू ईयर्स के वजह से किसी का जोर से मिल जा रहा है तो कट जा रहा है। तो मैं कह रहा था कि अगर रस नहीं पैदा हुआ, अगर पढ़ने और पढ़ाने, सुनने और सुनाने वाले के बीच में एक सुखद संवाद नहीं कायम हुआ, तो वही चीज बोझ बन जाती है। अब आज का एक अंतिम बिंदु जो है वह यह है, कल से इसको और टू द पॉइंट लाया जाएगा। आज पहले शीर्षक अभी एक्सप्लेन किया गया है कि पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप क्या होगा, कहाँ से स्टार्ट कर तैयारी, इस पर हम कल आएंगे। आज तीसरा स्टेप है अर्जुन एकलव्य का मुकाबला कैसे, अर्जुन का मुकाबला एकलव्य कैसे करेगा। इसको मत भूलिए कि अगर एकलव्य में
उसके परिवार ने, उसके गुरु ने, उसके परिवेश ने, उसके अंतःकरण ने और पिछले जन्मों के संस्कारों ने अगर रुचि पैदा कर दी, अगर उसको रस आने लगा, पढ़ाई में भी एक रस आता है, इसी को रस संचार कहते हैं। अगर रस संचार होने लगा तो जितनी देर में कोई अर्जुन एक तीर का अभ्यास करेगा उतनी देर में 10 तीर का अभ्यास कोई एकलव्य करेगा। द्रोणाचार्य जी ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा कि बेटा, विद्या 3 तरह से होती है, जहां तीनों का कॉम्बिनेशन होता है वहां पर यह और अच्छी आती है। 2 हो, 1 हो, किसी एक का भी उपस्थिति हो तो वह मेहनत से, लगन से, और मेहनत और लगन से नहीं आएगा खाली, अगर उसमें रुचि आ गई, अगर उसमें रस आने लगा तो आदमी आगे बढ़ जाएगा। गुरुगत विद्या, अभ्यासगत विद्या और संस्कारगत विद्या। संस्कारगत विद्या उन्होंने कहा, अश्वत्थामा का खुद का उदाहरण दिया, कहा कुछ न कुछ हम तुमको पढ़ाते गए, कभी कृपाचार्य तुम्हारे बाबा ने पढ़ाया, तुम एक महारथी योद्धा हो गए, मगर तुमने उतना रुचि नहीं लिया, उतना तुम में रस का संचार नहीं। अभ्यासगत विद्या के उदाहरण में उन्होंने एकलव्य का उदाहरण प्रस्तुत किया। गुरुगत विद्या के उदाहरण में उन्होंने अर्जुन का उदाहरण दिया और कहा कि लगभग इन तीनों विधाओं का सम्मिश्रण अभिमन्यु में था, खाली उसे पूरा गुरुगत वाला अध्याय पूरा नहीं हो पाया था, फॉर्मल ढंग से उसे हर चीज नहीं सिखाई गई, इसलिए चक्रव्यूह में उलझ गए, अलग बात थी। लेकिन उसके अंदर ये तीनों गुण थे, इसलिए वह तुम सबसे अद्भुत योद्धा वही था, यद्यपि वह लक्ष्य को भेद नहीं पाया। आप सबको नववर्ष की बधाई देते हुए पुनः शुभकामना व्यक्त करता हूं और कोशिश करूंगा, प्रयास होगा मेरा कि इसमें रस संचार हो। जो लोग इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, उन्हें अपने परिवार के लोगों को, मित्रों, रिश्तेदारों, दोस्तों, परिचितों, शिष्यों, पड़ोसियों को गाइड करने में, मार्गदर्शन देने में उनको भी सहायता मिलेगी। जो स्वयं प्रतियोगी होंगे उनको इसका लाभ भी मिलेगा। बीच बीच में आज जो कट ज्यादा हो गए, इसका कारण था कि कदाचित न्यू ईयर्स की वजह से कई फोनों का ऐसा था से बोझ पड़ गया हो। आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। हमारे बीच में अन्य साथीगण उपस्थित हैं। सबसे पहले चलेंगे सुदर्शन जी के पास। सुदर्शन, माइक अनम्यूट कीजिए। अगर कुछ प्रश्न हो और कोई टिप्पणी हो जिसको आप प्रस्तुत करना चाहें तो अवश्य अपनी बात रखें। सुदर्शन जी। हाँ सर, प्रणाम सभी को, नववर्ष की शुभकामनाएं और त्रिपाठी सर को सादर चरण स्पर्श और शुभकामनाएं। सर, मैं ये बोल रहा था कि शुरुआत, हालांकि अब आपने तो बता ही दिए कि कल से इस पर चर्चा होगी, बस यही था कि शुरुआत कैसे करना है, बस वही मेरा एक क्वेश्चन था कि शुरुआत कैसे। कल में पूरा इस पर विवरण होगा कि पहला शुरुआत, पहला ईंटा कहाँ रखा जाए। जी 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 जी, और वो बड़ा आकर्षक टॉपिक होगा और वही लोग नहीं करते हैं जी, और इसीलिए 8-10 9 साल उनको दंड बैठक करनी पड़ती है जी कि पहला ईंटा अगर नींव का अच्छा नहीं हुआ तो बिल्डिंग में फिर कमजोरी बनी रह जाती है। वो शुरुआत कहाँ करनी है, वहीं पर मेरा अन्य जो लोग चाहे प्राइवेट ट्यूशन करते हैं, चाहे अपने बच्चों को गाइड करते हैं, चाहे कोचिंग करते हैं, जो भी अन्य लोग इसकी तैयारी कराते हैं, हमारी विधा में
क्या मौलिक अंतर है, क्या मौलिक सोच में अंतर है, इस पर मैं कल विस्तार से प्रकाश डालूंगा कि कहां से स्टार्ट करना चाहिए। ए थिंग वेल स्टार्टेड इज हाफ डन। अगर किसी चीज की शुरुआत अच्छी तरह से हो गई तो समझिए वह आधा हो गया। इसका एक संक्षेप में इशारा मैं कर दे रहा हूं कि जब बच्चा पढ़ना स्टार्ट करे तभी से ध्यान रखना चाहिए, उस पर बात करना चाहिए, और प्राइमरी और हद से 8वां पास करते करते ये मूड फाइनल बनाना चाहिए, ये किधर जाने की में इधर जाना है, और नहीं हो पाया तो कम से कम हाई स्कूल के बाद ये सोच बनानी चाहिए और तभी से उस फील्ड की तैयारी चालू करा देनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं भी हो पाई तो बेटर लेट देन नेवर। जब जागो तभी सवेरा। कोई बीए एमए जब भी पास करने के बाद भी अगर चालू करना चाहता है तो जहां से कैसे स्टार्ट होगा इस पर यह समझिए कि कल का लेक्चर सबसे महत्वपूर्ण होगा। किसी मकान की ऊपरी मंजिल को बनाना उतना कठिन नहीं है जितना निचली मंजिल को बनाना, और निचली मंजिल को बनाने से अधिक होता है जो उसकी कुर्सी बनती कमर तक, और उससे भी नीचे होता है कि उसकी नींव को खोदता। कल समझिए कि कल का लेक्चर और आज का लेक्चर तो एक तरह से इसके इंट्रोडक्शन था। कल से इसका सबसे इम्पोर्टेंट अध्याय कि कहां से स्टार्ट किया जाए। अगर किसी का वह अध्याय किसी कारण से छूट गया हो तो विक्रांत जी से लिंक लेकर के कल वाले पोर्शन को वो जरूर देख लेगा। अगर कल कोई मान लो किसी कारण से नहीं आ पाया या कोई बाद में 8-10 लेक्चर के बाद ज्वाइन किया तो कल का लेक्चर जो है वह पूरी सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन। धन्यवाद जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। हमारे बीच में आदरणीय अवधेश सर हैं। अवधेश जी निवेदन करेंगे, अपना कुछ टिप्पणी या कुछ प्रश्न हो तो अवश्य रख सकते हैं। अवधेश सर, अवधेश जी आप सुन पा रहे हैं सर? नहीं आवाज आ रही। बीएन पांडे सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? बीएन पांडे जी। नहीं ठीक है, हम कल से जो होगा पूछेंगे गुरु जी से, समझने का प्रयास कर रहे हैं अभी। ठीक है सर, फिर गुरु जी कार्यक्रम को फिर समाप्त किया जाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं समापन की और अग्रसर हुआ। जी गुरु जी, शामिल सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिए। यह प्रतियोगिता कुशमर्दनी सीरीज प्रतिदिन चलाई जा रही है 8 से 8:30 के बीच में। निवेदन करेंगे आप सभी युवा साथियों के साथ जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको इस कार्यक्रम में आने के लिए सादर आमंत्रित करें और अंगुलियों की मुट्ठी बनाकर एक दृढ़ संकल्प के साथ अपने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें और सफलता हासिल करें। एक बार पुनः आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। सभी को प्रणाम। हरे कृष्ण।